हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ नीतीश कुमार कृष्णा। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग चीज़ टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। सो बेसिकली ये आज का ये पहला वीडियो है। ये सीरीज़ में कवर होगी। बेसिकली 4 से 5 वीडियोस हो पाएंगे, जिनमें आपका सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, उसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अभी के जो करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में, और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे एसोसिएटेड है, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उनको हम कवर करेंगे। तो आज का इस वीडियो को हम लोग अपना पहला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग नेशनल लेवल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। तो बेसिकली नेशनल लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हमारे नेशनल लेवल पे वो संस्था है जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको रेगुलेट और ऑर्गेनाइज कराती है। उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कमीशन है वो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उसके अंदर आता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एक तरह से कहीं इंडिपेंडेंट है और ये रेगुलेट करती है बाकी सारी चीज़ों को, जितने भी न्यूक्लियर एक्शंस हैं उसको रेगुलेट करेगी, एज ए रेगुलेटर वर्क करेगी। उसके अंदर हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में देखते हैं तो बहुत सारे संस्था हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल R&D ऑर्गेनाइजेशन। R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से कुछ फेमस आपके देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है, जो कि बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर, फेमस वन। IGCAR है, इंदिरा गांधी काउंसिल एंड एग्रीकल्चर एटॉमिक रिसर्च, जो कि करपक्कम है तमिलनाडु में। इस तरह बाकी सब भी है। इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम करती हैं रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, जो आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, हम लोग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए कुछ एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च वगैरह में मदद करते हैं, जैसे TIFR जो कि एक फेमस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल रिसर्चेज। ठीक है। उसके अलावा आप देख लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एनर्जी है। उसके HRI अहमदाबाद है। उसका नाइजर भुवनेश्वर में है। तो ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से सहयोग लेके एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंडिया में काम कर रही है। कुछ रिसर्च वर्क में है, कोई एप्लीकेशन वर्क में है, इस तरह से कामें चल रही है। खैर, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यू नो दिस मैन इज़ भाभा, होमी जहांगीर भाभा, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ आवर एटॉमिक प्रोजेक्ट्स। तो एक कर सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी को इंडिया में लाने का अगर किसी एक आदमी को अगर थोड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है तो वो है हमारे श्री होमी जहांगीर भाभा जी। तो खैर, इन्होंने सबसे पहले अपना एक स्थापना किया था, एक ट्रॉम्बे मुंबई में एक स्थापना किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका नाम शुरुआत में ये नहीं था। इसका नाम आप अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसका नाम शुरुआत में रखा गया था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET। इनकी मौत हुई 1966 में। उनके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बेसिकली ये बहुत क्लोज थे हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनसे काफ़ी क्लोज थे। और इन्होंने दोनों ने मिल के हमारे जो इंडियन का जो जर्नी है एटॉमिक एनर्जी का, उसको एक तरह से कहिए कि एक स्टार्टिंग स्टोन रखा। और जिस वजह से अब हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियर स्टेजेस के जर्नी में 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेज 2 पे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो स्टेज 3 पे हैं। जल्दी ही वो समय आएगा जब हम लोग भी उन कंट्रीज़ के मुकाबले होके और स्टेज 3 पे हम लोग कॉम्पिटिशन हम लोग को दे रहे होंगे। खैर, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है स्टेज 1, स्टेज 2। आप हमारे साथ बने रहें। खैर, अभी हम लोग का आप देखिए, मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। आपको जिसमें भी सहूलियत होता है आप उस चीज़ों को कर सकते हैं। चीज़ें मैं इंग्लिश में रखने की कोशिश करूँगा, ताकि जो दोनों डुअल लैंग्वेज के जो लोग हैं या फिर जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी वाली चीज़ों को पढ़ लें, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल वो इंग्लिश वाली चीज़ों को पढ़ लें। खैर, हम लोग अब नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं। तो कुछ रिसर्च रिएक्टर जो हमारे स्टार्टिंग में किए गए थे, उसका जो सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ये हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। इंडिया का नहीं, ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसमें हमने यूज़ किया था यूरेनियम। मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियर हिस्ट्री है और जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में हम लोग यूरेनियम को फ्यूल यूज करके यूज़ करते हैं। स्टेज 2 में हम लोग प्लूटोनियम यूज़ करते हैं। और स्टेज 3 में जो हम लोग हैं वो यूरेनियम का ही करते हैं, लेकिन यूरेनियम 233 होता है। अब यूरेनियम के भी ग्रेड्स हैं, जैसे आइसोटोप्स अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं। एक होता है यूरेनियम 233 और एक होता है यूरेनियम 235, और एक और है यूरेनियम 238।
खैर अभी मैं आपसे इसको चीज़ को अभी मैं छोड़ता हूँ, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अप्सरा जो है हमारा परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया 2010 में, और अभी जो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अप्सरा अपग्रेडेड। 2010 में इसको थोड़ा सा रिफर्बिश करा गया, तो उसको वापस से रीमॉडल करा गया, और हम लोग वही अप्सरा अपग्रेडेड यूज़ कर रहे हैं। अप्सरा उन्नति के नाम से भी इसको हिंदी में जाना जाता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड रिएक्टर है, वो सेकेंड रिएक्टर था साइरस रिएक्टर। अब साइरस रिएक्टर जो है वो बना तो इंडिया में था, बट उसका हेल्प हम लोग किस कंट्री का हेल्प हमने लिया इसमें, वो 1954 में कनाडा का हेल्प आया, और कनाडा की हेल्प की वजह से हमने साइरस रिएक्टर को डेवलप करा, और उसको कमीशन करा हमने किस डेट को, 1960, सॉरी ईयर 1960, और जिसका कैपेसिटी था 40 मेगावाट। और बेसिकली ये एक हैवी वाटर जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, वो उसको मॉडरेटर के तौर पे यूज़ करती है। एंड व्हाट इज़ मॉडरेटर, बेसिकली आप आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको और मैं सिखाऊँगा कि बात ऐसा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाते हैं, और इसी कारण एनर्जी जनरेट होता है। अब अगर उनको छोड़ दिया जाए अनकंट्रोल्ड वे में, तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ऐड करेंगे, और फिर पूरा का पूरा तबाही मचेगा। चेर्नोबिल इंसिडेंट और फुकुशिमा इंसिडेंट जो जापान में हुआ था, आप जानते होंगे उसके बारे में। तो खैर ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसमें से जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है, बट जो ड्यूटेरियम है उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना ड्यूटेरियम ऑक्साइड के तौर पे यूज़ करके, जिसको हैवी वाटर बोला जाता है। वो मॉडरेट करा जाता है। किसको मॉडरेट करना है भाई, तो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके हम लोग क्या करते हैं, जो वो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको अनकंट्रोल से कंट्रोल कर लेते हैं। बेसिकली बात हम लोग इसको न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बना लेते हैं, ना कि इसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनने देते हैं। तो बेसिकली ये सब सारी बातें मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लीजिए, और नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक माइंड को बस ओपन रखिए ताकि आपकी बात माइंड में सारी बातें चली जाए। क्या देखिए, साइरस का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, साइरस। कनाडा और इंडिया के हेल्प। ये जो मैंने पहला आपको बताया था अप्सरा, ये भी हम लोग अपने से पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंटली नहीं किया था, इसमें भी हमने हेल्प लिया था रशिया जैसे और यूके जैसे कंट्री का। बेसिकली रशिया से हमने इसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था, और यूके से हमारा फ्यूल आया था। ये जो नेक्स्ट है साइरस, साइरस में हमने कनाडा से हेल्प लिया और इसमें फिर काम किया। उसके अलावा जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमने यूज़ करा वो यूएसए से आया था। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अभी सेल्फ रिलायंस वाला बात हम लोगों में अभी नहीं है। जो थर्ड रिएक्टर था हम लोग का इंडिया का, वो था जर्लिना, और जर्लिना में भी हमने हेल्प लिया। किसका हेल्प लिया, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसे वापस से डीकमीशन और डिसमेंटल कर दिया गया 1983 में। तो ये सब अब दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प से बनाए हुए रिएक्टर थे हमारे यहाँ। तो ये जर्लिना के बारे में बात है। आप चाहें तो इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये कुछ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो अभी तो नहीं है, बट हाँ आपको एक ऐसे इन्फॉर्म्ड आदमी के लिए आपको जानना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ध्रुवा। तो ये हमारा चौथा रिएक्टर होगा। ध्रुवा को कंसीव करा गया 1977 में। क्यों भाई, क्योंकि अब हमारे यहाँ रिसर्च रिएक्टर में आप एक ही टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रह सकते। ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जिसमें आपको हर दिन नए नए, हर दिन तो नहीं बट हर ईयर्स कुछ नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। तो एज अ कंट्री आपको ग्रो करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी को लेके। तो हमने नया बनाया 1970s के दौरान ध्रुवा। ध्रुवा में हमने क्या करा, न्यूट्रॉन जो फ्लक्स हुआ करता था उसको हायर ऑर्डर में ले गए, ताकि जो वो एनर्जी जनरेशन होता था वो काफ़ी अच्छा होने लगा। ये बेसिकली आप कह सकते हैं जितने पिछले जो 3 हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ा, उससे ये एडवांस्ड वर्जन था ध्रुवा। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो अब तक जो हम लोग रिएक्टर यूज़ कर रहे थे वो था यूरेनियम इनरिच्ड रिएक्टर, जो बेसिकली कहिए कि स्टेज 1। अब भारत में महसूस होने लगा कि अब हम लोग को स्टेज 2 की तरफ महसूस होना, मतलब कि मूव करना चाहिए। तो अब स्टेज 2 में कौन सा रिएक्टर, कौन सा फ्यूल यूज होगा, तो नॉट यूरेनियम का फ्यूल, दैट विल बी प्लूटोनियम। तो हमने प्लूटोनियम का यूज़ करके बहुत सारे रिएक्टर बनाने की कोशिश की, और ये स्टार्ट हुआ है 1980s के दौरान। उसमें से जो पहला रिएक्टर है पूर्णिमा 1, सेकेंड वन वाज पूर्णिमा 2, थर्ड वन वाज पूर्णिमा 3। बेसिकली जो पी स्टैंड्स फॉर प्लूटोनियम, और पूरा इसका जो जब एब्रीविएशन है इसको आप अगर तोड़ेंगे तो एक लंबा सा थोड़ा ख़राब सा बन जाएगा एब्रीविएशन, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। बट आप इतना याद रखिएगा, पी स्टैंड्स फॉर प्लूटोनियम। तो ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, स्टेज 1 नहीं, स्टेज 2, क्योंकि हम लोग स्टेज 1 में जो है वो यूरेनियम का यूज़ करते हैं विथ एल्यूमिनियम, बट यहाँ स्टेज 2 में प्लूटोनियम का यूज़ हो रहा है। ठीक है,
पूर्णिमा 3 के बारे में आप जानिए। पूर्णिमा 3 वाज अनदर U-233 बेस्ड 1 watt थर्मल रिएक्टर बिल्ट इन बार्क। तो बेसिकली यूरेनियम का यूज़ करते हैं तो आपको प्लूटोनियम मिलता है, प्लूटोनियम से आप स्टेज 2 का रिएक्टर बनाते हैं और प्लूटोनियम का यूज़ करके आपको यूरेनियम-233 मिलेगा, जिससे आप स्टेज 3 का जो अपना है रिएक्टर बनाएंगे। खैर अभी हम लोग इंडिया में हमारा जो डेवलपिंग फेज़ है स्टेज 2 का, हमने स्टेज 1 में थोड़ा महारत हासिल कर लिया है, बट अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं बाकी डेवलप्ड कंट्री से जो कि स्टेज 3 में काम कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में बात हो रहा है जो मैं आपको बता रहा था। तो 3 स्टेजेस हैं इंडिया न्यूक्लियर पावर जनरेशन के। पहला स्टेज है प्रेशराइज हेवी रिएक्टर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड एज अ फ्यूल मैट्रिक्स, हेवी वाटर एज ए मोडरेटर एंड कूलेंट। बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेज 1 में हम लोग एज अ फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं यूरेनियम को। अब अगर आप यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आपका कंट्री का जो फेज़ होगा न्यूक्लियर जनरेशन का वो होगा स्टेज 1। और हम लोग जब स्टेज 2 में पहुँचते हैं तो उस स्टेज को बोला जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल कौन यूज होता है? प्लूटोनियम 239 दैट इज़ 238, 233, ये सब मास नंबर है। मास नंबर आपको बता दें, मास नंबर इज़ सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। बेसिकली न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है उसके बारे में बात होता है। खैर, तो ये फर्स्ट स्टेज रिएक्टर के बाद जो आपको प्लूटोनियम एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, उसका यूज़ करके अगर आप अपना न्यूक्लियर जनरेशन करते हैं तो आपको मिलेगा स्टेज 2 का न्यूक्लियर रिएक्टर एंड दैट विल बी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। उसके बाद जो थर्ड पेज में हम लोग पहुँचते हैं तो प्लूटोनियम 239 से यूज़ करके जो हमने स्टेज 2 में अपना फ्यूल बाई प्रोडक्ट के तौर पर लिया था, और हमारा स्टेज 2 से बाई प्रोडक्ट क्या आया था? यूरेनियम 233। वो अगर यूज़ होता है उसको बोलेंगे स्टेज 3। बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको कंटेंट मिलेगा तो वो तीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं। आप कह सकते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको इंडिया में किसी का रिसोर्स मिलेगा तो वो है थोरियम का। आप मोनाजाइट सैंड का नाम जानते होंगे, ये केरला में है और केरला के मोनाजाइट सैंड्स में थोरियम का मात्रा ज़्यादा है। बट थोरियम का यूज़ करके हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इज़ वेरी, फर्स्ट थिंग कि एक्सपेंसिव है और दूसरा थिंग कि अभी टेक्नोलॉजी इसके बारे में ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। तो ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि भविष्य में काम आएगा, बट इसलिए हम लोग अभी थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में थोड़ा दूसरे कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहला बात तो हमारे पास रिसोर्स नहीं है जो फ्यूल के तौर पे यूज हो, और दूसरा बात हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थोड़ा कमी है। इसमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है और लोग काम कर रहे होंगे इस पर। तो खैर ये 3 रिसोर्सेज थे, ये 3 स्टेजेस थे। एक बार मैं अगर आपके लिए वापस से समराइज़ कर दूँ स्टेजेस को तो सुन लीजिए। सर सिंपल सा है, अगर आप यूरेनियम यूज़ करते हैं तो स्टेज 1 में है। यूरेनियम यूज़ करके आपका बाई प्रोडक्ट निकला प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का यूज़ करके आप स्टेज 2 में है। प्लूटोनियम से यूज़ करके आपका बाई प्रोडक्ट निकला यूरेनियम 233, उसका यूज़ करके आप स्टेज 3 में है। हम लोग अभी स्टेज 2 में है, डेवलप्ड कंट्रीज स्टेज 3 में है, और यही था न्यूक्लियर रिएक्टर का अब तक का हिस्ट्री। खैर इसके आगे हम लोग अपने अगली वीडियो में बात करेंगे और ये कुछ 4-5 वीडियो आएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। थैंक यू फॉर द डे एंड वॉचिंग टाइम। आई विश यू अ वेरी गुड डे।